साथियों नमस्कार। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे थे और पिछली कुछ कक्षाओं में हमने राजस्थान में होने वाली 1857 जो क्रांति है उसके बारे में हमने चर्चाएं की है। उसके बाद में राजस्थान की रियासतों को किस प्रकार से भारत में विलय हुआ है, विलय होने वाली राजस्थान की रियासतों को किस प्रकार से एक किया है और एक करने के उपरांत उन रियासतों में किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया गया है, उन सारी की सारी बातों को हमने विभिन्न कक्षाओं में देखने का प्रयास किया है। आज जो हम नए टॉपिक लेंगे विद्यार्थियों, अगर आप कोई गाइडों या पुस्तकों की ओर जाएंगे तो हमें दो टॉपिक साथ में मिलते हैं, राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम जो हमारे राजस्थान के जो आदिवासी या फिर हम जनजातीय आंदोलन है उनकी चर्चा यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं जब हम राजस्थान की जनजातीय और आदिवासी आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें तीन प्रकार के आंदोलन दिखाई देते हैं। एक तो मेर जन समूह के द्वारा किया गया आंदोलन, उसके बाद में मीणाओं के द्वारा किया गया आपके जन आंदोलन, और उसके बाद में जो हमारे भील जन समूह है, भील आदिवासी जनजातीय समूह है, उसके द्वारा किया गया आपके जन आंदोलन। तो राजस्थान के जो आपके जनजातीय या फिर हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी आंदोलन है वो मोटे रूप से आपके तीन हमें दिखाई देते हैं। अक्सर आप परीक्षा में इन तीन जन समूह के आंदोलन आप देखते हैं। सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो आपके मेर जन समूह का हुआ था। उसके बाद जो हमें आंदोलन दिखाई देता है आपके विद्यार्थियों वे भील जनजाति का, और सबसे अंत में जो हमें एक जन आंदोलन दिखाई देगा आपके मीणाओं का। यहां पर विद्यार्थियों थोड़ी सी वही बात भी कर लेते हैं कि जब हम ये तीनों जनजाति आदिवासी आंदोलन पढ़ते हैं तो एक हमारे सामने सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये आदिवासी होते कौन है, जनजाति हम किसे कहते हैं। हालांकि ये सारी बातें जब आप राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ते हैं वहां हम और इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक सामान्य अर्थ हम यहाँ ले लेते हैं। ये पूर्ण रूप से अर्थ नहीं होगा, केवल हम सामान्य जानकारी लेंगे ताकि हमें टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। अगर विद्यार्थियों में आदिवासी की बात करूं या फिर हमें जनजातियों की बात करूं कि होते कौन है, इनका अर्थ हम क्या लगा सकते हैं, तो इनका सरल सा अर्थ है किसी एक क्षेत्र में निवास करने वाले सबसे प्राचीन जनसमूह, सबसे आदिम जनसमूह जो वहां के मूल निवासी होते हैं, हम उन्हें आपके आदिवासी या फिर जनजाति बोलते हैं। वैसे जो आदिवासी शब्द है इस शब्द का प्रयोग जनजातियों के लिए सबसे पहले जो अमृतलाल विठलदास ठक्कर है उन्होंने किया था। आप भारतीय इतिहास में इनके लिए ठक्कर बापा शब्द का इस्तेमाल आपने देखा होगा। तो जो अमृतलाल विठलदास ठक्कर है उन्होंने ही जनजातियों के लिए आपके आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया है। राजस्थान के इतिहास में विशेष आपके शोध करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड ने इन आदिवासियों के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे जंगली शिशु, क्योंकि जंगल में निवास करते हैं, और इनके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया आपके वनपुत्र। अक्सर हम देखते हैं जो पुराने एग्जाम होते थे 7-8 साल पहले, उनमें ऐसे आपके प्रश्न आपके पूछे जा सकते थे। वर्तमान में इनके आने की कोई संभावना नहीं है। सामान्य सी बातें हैं तो क्योंकि टॉपिक पहले पढ़नी चाहिए वो मैंने आपको पढ़ाई है। फिर दूसरा ये आता है सर कि आदिवासी का अर्थ हमने देख लिया, तो फिर आदिवासी आंदोलन क्या होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सामान्य सी बात है जो हमारी जनजातियां या फिर हमारे आदिवासी समूह हैं वो आपके मूलतः प्रकृति पर निर्भर है। जब हमारे विभिन्न रियासतों के शासकों या फिर 1818 के बाद स्थापित नवीन प्रक्रिया जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, उन प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियों ने जब आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, जब उनके सम्मान पर आपके ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमारे आदिवासी और जनजातीय समूह हैं उन्होंने जो आंदोलन किए हैं उन आंदोलनों को हम जनजातीय फिर आदिवासी आंदोलन के नाम से जानते हैं। राजस्थान के संदर्भ में हम तीन आंदोलनों की चर्चा करेंगे, मेर आंदोलन, भील आंदोलन और आपके मीणा आंदोलन। यहां पर हमें सबसे पहले हम जिस आदिवासी समूह की बात करेंगे वे समूह होगा विद्यार्थियों आपके मेर जन समूह के द्वारा किस प्रकार से किन कारणों से आंदोलन किया गया है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। मेर जनजातीय आंदोलन को पढ़ने से पहले, मेर जो हमारे आदिम जन समूह है उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जो हमारी मेर जनजाति है, अगर उस मेर जनजाति की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें कि ये किन क्षेत्रों में आपके निवास करती है, तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। जब हम अगली कुछ घटनाएं पढ़ेंगे तो घटनाएं फिर आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान का मानचित्र देखेंगे तो उसमें एक स्थान है विद्यार्थियों अजमेरवाड़ा, जिसे प्राचीन काल में अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना गया है। मैं यहाँ लिख देता हूं आपके, जैसे ये अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है।
अब अजमेर मेरवाड़ा के ऊपर की ओर जिस रियासत का भाग लगता है वह रियासत है विद्यार्थियों आपके मारवाड़, और इसके दक्षिण दिशा की ओर जो रियासत लगती है वह रियासत है विद्यार्थियों आपके मेवाड़। इस प्रकार से तीन क्षेत्र हो गए, एक तो अजमेर का क्षेत्र आधुनिक काल का, प्राचीन काल की मेवाड़ रियासत और प्राचीन काल की मारवाड़ रियासत। इन तीनों क्षेत्रों में जो आपके आदिम जनसमूह निवास करती थी उसका नाम था आपके मेर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में यहां से जुड़े आपके प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी इनसे प्रश्न आने की संभावना आपके बनी रहती है। यहां पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत और अजमेर में ये निवास तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रकृति आपके स्वतंत्र है। मेर जनसमूह पर मारवाड़ रियासत का किसी प्रकार का प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, ना ही अजमेर का कोई नियंत्रण है और ना ही आपके मेवाड़ का। एक प्रकार से जंगलों के आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाली स्वतंत्र प्रकृति वाली आपके आदिम जनसमूह है। विद्यार्थियों, जब आपकी स्वतंत्र ये आपकी प्रवृत्ति है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव आएगा तभी वो जनसमूह एक ऐसी कोशिश करेगा कि अपने साथ होने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने का प्रयास करेगा। अगर हम मेर जो आपके जनजाति आंदोलन है इनके कारणों को हम जानना चाहते हैं, तो जो हमारे राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है जिसने राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से बदल दिया था, वह तारीख थी 1818। हम सब जानते हैं 1818 के अंदर राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां कर ली थी, जिसे हम 1818 की संधियां बोलते हैं। और इन संधियों के बाद में रियासतों के जो आंतरिक और बाह्य एक प्रकार से सुरक्षा के जिम्मा, प्रशासनिक जिम्मेदारी आपके ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ चुकी थी। 1818 से अगर मैं पूर्व की बात करूं, उस समय जो आपकी जैसे मेवाड़ रियासत है या फिर आपकी जो मारवाड़ रियासत है या फिर जो आपके अजमेर वाला भाग है, इनका किसी का भी आपके मेर आपके समूह पर कोई नियंत्रण नहीं था। स्वतंत्र प्रवृत्ति की आपके जनजाति थी, आदिवासी समूह था। लेकिन जैसे ही आपके 1818 के बाद में संधियां हुई तो इसके पश्चात कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिले हैं, क्योंकि अब जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है वह ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाह रही है, क्योंकि मारवाड़ और मेवाड़ और अजमेर, क्योंकि अजमेर तुम जानते हैं बाद में आपके ब्रिटिशों की एक प्रकार से राजधानी बन गई थी और मारवाड़ और मेवाड़ की रियासतों ने 1818 की संधि कर ली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण है इन तीनों क्षेत्रों पर। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है कि इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के जनसमूह निवास करता है मेर, इसकी स्वतंत्रता को नष्ट किया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यह नहीं चाहती है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत दो स्वतंत्र सत्ताएं मौजूद हो। कंपनी ये चाह रही है कि इन क्षेत्रों में केवल एक ही स्वतंत्र सत्ता मौजूद होनी चाहिए, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको चुनौती देने वाली कोई दूसरी सत्ता मौजूद नहीं होनी चाहिए, और दूसरी सत्ता जो मौजूद है वहां पर वो है मेर जनसमूह। तो मेर जनसमूह को किस प्रकार से नियंत्रण में लाया जाए, किस प्रकार से उसको अपने अधीन किया जाए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेर जनसमूह को अपने अधीन लाने का प्रयास किया है, तो उन प्रयासों के प्रतिक्रिया स्वरूप फिर मेरू ने जो आंदोलन किए हैं उन्हें हमें मेर जनजाति के आंदोलन कहते हैं। अब हमारे सामने एक ही प्रश्न ये आता है कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी इस मेर जनसमूह को अपने नियंत्रण में क्यों लाना चाहती है? ये कौन से कारण है जिनकी वजह से कंपनी ये चाह रही है कि मेर हमारे अधीनस्थ हो जाए? तो इसके पीछे कुछ आपके तर्क दिए गए हैं। कंपनी का यह मानना था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह करते हैं, जो विद्रोही होते हैं, वो शरण लेने के लिए जंगलों की ओर भाग जाते हैं और फिर उनको शरण देने का काम ये आपके जनसमूह करते हैं। कंपनी का ये धारणा थी कि भाई हमारे विद्रोही जो है वो भागकर जंगलों की ओर चले जाते हैं और वहां पर उनको शरण देने का काम ये मेर जैसे जनसमूह लोग करते हैं। तो अगर हमें अपने शरणार्थ, अपने विद्रोहियों का दमन करना है, तो उन विद्रोहियों को जो शरण देने वाले जो जनसमूह है उनका भी हमें दमन करना पड़ेगा। और हम दमन तभी कर पाएंगे जब हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, उनको अपने अधीन लाएंगे। तो एक तो रीजन ये दिया जाता है। दूसरा कारण ये दिया जाता है वो है टैक्सेस प्रणाली, कर व्यवस्था। कंपनी का मानना था कि क्योंकि स्वतंत्र रूप से मेर जो निवास करती है उसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट होती है, अशांति होती है, वो टैक्स भी नहीं देती कंपनी को, तो कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है। क्यों ना कंपनी इनके क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करे, फिर वहां से टैक्स की उगाही करे, कर व्यवस्था लागू करे, जिससे कंपनी को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो। तो कंपनी के आर्थिक लाभ के अंदर एक बाधा जो बन रही है वो मेर जनसमूह था। तो मेर जनसमूह को समाप्त करने से ही इस आर्थिक व्यवस्था को और बढ़ा सकते थे, ये कंपनी का विचार था। तो अपनी आर्थिक उन्नति या आर्थिक विकास के लिए भी ये चाहते थे कि मेर उनके अधीन हो जाए। एक कंपनी का पूर्वाग्रह भी था आपके आदिवासियों के प्रति। कंपनी को जगह जगह पर भारत के हर क्षेत्र में आदिवासी संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि जंगलों पर कंपनी का नियंत्रण हो, वहां पर वन की जगह खेती को बढ़ावा मिले ताकि उनको कर मिल सके।
लेकिन आदिम जनसमूह चाहते हैं कि वो जंगलों में स्वतंत्र रहें और वनों पर ही उनका जीवन निर्भर है। तो कंपनी और आदिम जनसमूह आदिवासियों के जो हित हैं वो एक दूसरे से विपरीत है। अब कंपनी के अंदर पूर्वाग्रह हो गया है कि जो आदिवासी जनसमूह होते हैं, जो जनजाति होती है, वो हमेशा ही विकास में बाधा उत्पन्न करती है। ये कंपनी की सोच थी और वो चाह रही है कि राजस्थान में भी कहीं इन क्षेत्रों में आदिवासी जनसमूह अपना नियंत्रण नहीं स्थापित कर ले। तो इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करे उससे पहले इन जनसमूह का दमन कर दिया जाए। तो ये 3 काम कंपनी करना चाहती है। अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहती है, कर व्यवस्था लागू करना चाहती है, विद्रोही को शरण देने वाले जितने भी आपके उनके अनुसार जो जनसमूह उनको नष्ट करना चाहती है। ये तीनों काम तब हो पाएंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन आ जाएंगे, आपके मेयर आ जाएंगे। तो यह है विद्यार्थियों आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का मेयर क्षेत्र में आगमन के कुछ कारण, और इन कारणों के फिर बाद में प्रतिक्रिया स्वरूप हम देखते हैं मेरू ने आपके आंदोलन किए। अब ये तो है नहीं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट इन क्षेत्रों में आ गई है, ऐसा तो है नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रियासतों से संधियां की है, लेकिन इन रियासतों में मौजूद जो स्वतंत्र सत्ता है मेयर, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। तो उनके साथ क्या कंपनी डायरेक्ट संघर्ष करेगी या फिर पहले कोई समझौता करेगी, फिर समझौता तोड़ेगी, फिर आपके हमला करेगी? तो कंपनी एक रणनीतिक तहत कार्य करती है। सबसे पहले कंपनी डायरेक्ट इन क्षेत्रों पर हमला नहीं करती है जहां पर मेयर निवास करते हैं। कंपनी के एक अजमेर में एक ब्रिटिश हम कह सकते हैं अधीक्षक है जिनका नाम है एफ विल्डर। इनका नाम आप याद रखें, पूरी की पूरी प्रक्रिया यही निभाते हैं इस मेयर के मामले में। एफ विल्डर ने क्या किया, जो जाग क्षेत्र है, जाग क्षेत्र आपके उदयपुर में है, यहाँ के आसपास जो आपके मेयर निवास करते हैं, मैंने पहले कहा था मेवाड़ कुछ भाग मेरू के अधीन था, अधीन तो नहीं कह सकते लेकिन एक बार स्वतंत्र रूप से वो निवास करते थे। तो एफ विल्डर ने क्या किया, आपकी ये 1818 के आसपास इन जो मेयर जनसमूह है उनसे एक समझौता किया, और इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाए। और मेरू ने भी समय की नजाकत को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 भी आपके समझौता कर लिया। हमें देखने में ये बात बिल्कुल सरल से लगती है, एक समझौता हो चुका है, लेकिन आप इसके पीछे अगर षड्यंत्र देखेंगे, जैसे कंपनी ने समझौता क्यों किया। कंपनी का मानना था जैसे हम समझौता करेंगे तो तुरंत ही हमारा प्रवेश मेयर के क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि हमने समझौता कर लिया है मेरू के साथ। तो एक प्रकार से जहां जहां मेयर निवास करते हैं वहां वहां कंपनी भी अप्रत्यक्ष रूप से आ और जा सकती है। दूसरा, कंपनी के मानना था कि भविष्य में हम क्या करेंगे, जो मेयर जनसमूह है उन पर एक आरोप लगा देंगे कि वो आरोप ये होगा कि मेयर जनसमूह समझौते को तोड़ रहे हैं, और समझौते को तोड़ रहे हैं इसलिए हम मेरू पर क्या कर रहे हैं, आपके हमला करेंगे। तो ये षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र को मेयर जनसमूह समझ नहीं पाया, और ब्रिटिश जनसमूह द्वारा अपनाए गए षड्यंत्र अंत में जाकर सफल भी होता है। आपके 1818 के बाद में जो एफ फिल्डर और ब्रिटिश जो आपकी सेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये मेरू पर एक आरोप लगाती है। वो आरोप यही था कि मेयर जनसमूह के साथ जो आपके समझौता किया गया है, वो मेयर जनसमूह उस समझौते को बार बार तोड़ रही है। अब समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अब मजबूरन ब्रिटिश सेना को आपके मेयर क्षेत्र पर हमला करना पड़ रहा है। और इसके बाद में विद्यार्थियों, ये आपके 1818 के बाद में और 1820 के बीच में, 1818 और 1820 के बीच में कंपनी ने फिर आपके मेयर क्षेत्र पर आपके हमले करने शुरू कर दिए। अब ये हमले भी आपके अलग अलग तरीके से किए गए, जैसे एक तो आपके प्रत्यक्ष हमला किया गया है और मेरू का आपके दमन किया गया है। दूसरा, शांति स्थापित करने के लिए मेयर क्षेत्र के अंतर्गत फिर आपके पुलिस चौकियां स्थापित कर दी, ये दूसरा काम किया। तीसरा काम कर्नल जेम्स टोड ने किया। कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, मेवाड़ की ओर से सेना लेकर इस क्षेत्र में निवास करने वाले मेयरों का दमन करने का प्रयास किया। तो 3 तरीके से आपको मेयर लोगों को घेरने का प्रयास किया गया। कंपनी की सेना जो अजमेर और मारवाड़ के आसपास थी, उन्होंने मेरू का दमन किया। मेवाड़ की ओर से कर्नल जेम्स टोड ने दमन किया। दमन करने के बाद वहां शांति स्थापित करने के नाम पर जगह जगह पुलिस चौकियां स्थापित कर दी, जो मेरू को नियंत्रण में रखती थी। इस प्रकार से कंपनी लगभग अपने जो मानसिकता है, हम कह सकते हैं उद्देश्य, उसमें हमें सफल होते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ये काम हुआ, अब मेयर जनजाति है, मेयर जनसमूह है, उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया की। प्रतिक्रिया कैसे की, जगह जगह पर ब्रिटिश पदाधिकारियों हत्या करने शुरू कर दी। जो ब्रिटिशों के क्षेत्र होते थे उनमें लूटपाट करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि जो जाग क्षेत्र का पुलिस थाना उसको जला दिया। तो ये प्रतिक्रिया हुई आपके मेरू के द्वारा। क्रिया आपके ब्रिटिशों द्वारा की गई है, प्रतिक्रिया आपके मेरू के द्वारा की गई है। जब ऐसी घटनाएं हुई तो ब्रिटिशों के सामने फिर एक प्रश्न उठ गया कि मेयर क्षेत्र में पूर्ण शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। जैसे पहले उन्होंने आपके समझौता किया, लेकिन ये काम नहीं आया। फिर ब्रिटिश कंपनी ने इन पर हमला किया, यह भी काम नहीं आया। अब ब्रिटिश कंपनी चाह रही है
कोई इस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए कि मेरू से जुड़ी समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब कौन सी आपकी प्रक्रिया रही है, कौन से डिसीजन लिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब मेर क्षेत्र में अंतिम रूप से शांति स्थापित करने के उद्देश्य से सन 1821 में, मैं फिर कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, तारीख कहीं महत्वपूर्ण नहीं है इन घटनाक्रमों में, केवल हमें क्रमबद्ध पता लग जाए इसलिए मैं तारीख बता रहा हूं आपको। सन 1821 के अंतर्गत कंपनी ने फिर एक त्रिस्तरीय रणनीति बनाकर मेर जन समूह को आपके अपने नियंत्रण में लाने का आपके प्रयास किया है। जैसे सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, क्योंकि मेर क्षेत्र 3 भागों बटे हुए थे, एक आपका मारवाड़, दूसरी जो रियासत थी विद्यार्थी आपके मेवाड़, और तीसरा जो भाग था उनका अजमेर मेरवाड़ा वाला। तो इस प्रकार से आपके 3 क्षेत्र थे और ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, क्योंकि अब मेवाड़ और मारवाड़ उनके एक प्रकार के अधीनस्थ क्षेत्र हैं, तो मारवाड़ की तरफ से मारवाड़ की सेना आई, मेवाड़ की तरफ से मेवाड़ी सेना आई, और अजमेर क्षेत्र के आसपास तो उनका नियंत्रण था ही ब्रिटिशों का। और फिर एक प्रकार से उन्होंने कोशिश की कि इन मेर जन समूह का हमेशा हमेशा के लिए आपके दमन कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ और इन तीनों से आपकी जो सेना आई है उस सेना का सामना आपके मेर जन समूह नहीं कर पाया और उनको पराजित होना पड़ा। तो सबसे पहले उनको परास्त करने का काम आपके ब्रिटिश कंपनी ने किया। दूसरा उन्होंने जो काम किया, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए संपूर्ण मेर क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया। संपूर्ण मेर क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया। एक भाग मेरू का जो मारवाड़ से लगता था वह क्षेत्र मारवाड़ के शासकों को दे दिया गया। एक क्षेत्र मेरू का जो आपके मेवाड़ से लगता था वो मेवाड़ के राणा को दे दिया, और जो आपके अजमेर के आसपास मेरू का समूह था वो आपके ब्रिटिश ने स्वयं रख लिया। तो इस प्रकार से आपके मेर क्षेत्र को 3 आपके अधीनस्थ इकाइयों में बांट दिया। आप जानते हैं कि मेर पहले भी इन 3 भागों में निवास करते थे, लेकिन वो स्वतंत्र थे। लेकिन अब ब्रिटिशों ने क्या किया, मारवाड़ से लगता क्षेत्र मारवाड़ के शासकों और सामंतों को, मेवाड़ से लगता हुआ क्षेत्र मेवाड़ के शासकों को, और अजमेर के आसपास क्षेत्र उन्होंने अपने पास रखा और अलग अलग प्रशासन नियंत्रण उन्होंने बनाए रखा। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश कंपनी को लगा कि जो 3 भागों में बांटने वाली प्रणाली है सही नहीं है, केवल एक केंद्रीय शक्ति होनी चाहिए मेरू के दमन के लिए। अगर जब तक एक केंद्रीय शक्ति नहीं रहेगी तब तक मेर जनसमूह को पूर्णतः अपने अधीनस्थ नहीं कर सकते, पूर्णतः शांति स्थापित हम नहीं कर सकते, ये आपके मानना था। ठीक वैसे ही किया गया कि जो मारवाड़ के क्षेत्र जो आपके लगते हैं, या फिर मेवाड़ के क्षेत्र जो आपके मेरू से लगते हैं, या फिर जो अजमेर के क्षेत्र जो जहां मेर निवास करते हैं, इन सारे क्षेत्रों को फिर कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। यहां देखिए 3 अलग अलग शक्तियां हैं, और अगले भाग के अंदर आपकी कंपनी ने क्या किया, एक केंद्रीय शक्ति के रूप उभर कर आई। तो आप इन बातों को समझिए, कहा 1818 से पहले मेरे क्षेत्र पर कंपनी या फिर शासकों का कोई नियंत्रण नहीं था, और कहा हम 2-3 सालों में देखते हैं 1821 के आसपास पूरा मेर क्षेत्र आपके ब्रिटिशों के अधीन हो चुका है। और जो कंपनी के उद्देश्य थे, अब कंपनी उन उद्देश्यों को धीरे धीरे पूर्ण करने का आपका प्रयास करेगी। तो विशेष रणनीति के तहत ऐसा नहीं कि सीधे हमला कर दिया और उन्हें अपने अधीन कर लिया, ऐसा नहीं है। पहले एक समझौता हुआ, समझौते को फिर तोड़ने का आरोप लगाया गया, फिर हमले हुए, हमले की फिर प्रतिक्रियाएं हुई, उन प्रतिक्रियाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, और फिर मेरू का दमन करने के लिए पहले तो आपके ये सैनिक सेवाएं ली गई, उनके बाद में उनको 3 भागों में बांटा गया। फिर आरोप लगाया गया कि मेवाड़ और मारवाड़ के शासक शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो पूरा अजमेर जो आपके मेरवाड़ा वाला आसपास का क्षेत्र है जहां पर मेरू का नियंत्रण था, स्वतंत्र शक्ति थी एक प्रकार से, वो हम कह सकते हैं फिर कंपनी ने अपने अधीनस्थ कर लिया। इस प्रकार से भूमिका आपकी निभाई गई। यहाँ पर एक काम और किया गया, जैसे ही आपकी कंपनी के दिन सारा क्षेत्र है अगले ही वर्ष 1822 में, ये तारीख आप याद रखें, 1822 में अंग्रेजों ने एक सैनिक बटालियन स्थापित की जिसको बोलते हैं मेर बटालियन। क्योंकि अब ये क्षेत्र कंपनी के पास है, तो कंपनी चाहती है कि इस क्षेत्र में शांति सेना के माध्यम से स्थापित की जा सकती है, और सेना के अंतर्गत मेर लोग ही होने चाहिए ताकि शांति स्थापना में हमें कोई दिक्कत न आए, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आए। इसलिए अगले ही वर्ष 1822 के अंतर्गत एक सैनिक बटालियन स्थापित की गई, उसका नाम ही था मेर बटालियन, और इसका जो मुख्यालय था वह था आपके ब्यावर। इसलिए आप कई बार परीक्षा में पूछते हैं मेर बटालियन कब बनी, तो बिल्कुल सरल है, उसका मुख्यालय का भी सरल है। हमने तो ये भी पढ़ लिया कि आखिरकार बटालियन क्यों बनाई गई थी। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अंग्रेजों ने देखिए, अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए एक बटालियन बनाई है, लेकिन इस बटालियन के जो सैनिक हैं उनको जो आपके वेतन है वो अंग्रेज नहीं देंगे। इस सेना का ऊपर सेना के जो वेतन का जो आर्थिक भार है वो 2 शासकों पर डाल दिया गया, मेवाड़ के शासक और आपके मारवाड़ के शासक। उस समय जो आपके
मारवाड़ के शासक थे, उनका नाम था आपके मान सिंह। ये वही मान सिंह है जब आप पढ़ते हो 1818 की जो क्रांति के समय, और विशेष तौर से इनका नाम जो आपकी ब्रिटिश कंपनी है उनके प्रमुख विरोधी नाम आता है मान सिंह जी का। तो मारवाड़ के मान सिंह थे, और मेवाड़ के अंदर आपके जो राणा थे उस समय, उनका नाम था आपके भीम सिंह। तो अक्सर सवाल पूछते हैं कि मेर बटालियन निर्माण किन क्षेत्रों से हुआ, तो हम देखते हैं मारवाड़, अजमेर और मेवाड़ के इलाकों से जो मेर निवास करते थे उनमें सुरक्षा के लिए आपके मेर बटालियन गठन हुआ था। और किन शासकों पर इनका आर्थिक भार डाल दिया गया, तो कुछ भाग मेवाड़ के राणा पर और कुछ भाग आपके मारवाड़ के शासकों पर। इस प्रकार से विद्यार्थी हमारे ये मेर जन समूह के लिए जो संघर्ष हुए हैं, मेर जन समूह द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी, वो सारी बात हमने जानने का प्रयास किया है। 15-20 मिनट लगे हैं, लेकिन कोशिश हमने ये की है, हमने किसी गाइड का आसरा नहीं लिया है। हमने जो हमारे मूल किताब होती है, ग्रंथ अकादमी पुस्तक होती है, उन्हीं के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेर जन समूह द्वारा किया गया संघर्ष हमने पूरा पढ़ लिया है, हम नहीं पढ़ पाते पूरा। हमने केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बातें पढ़ी है, कुछ घटनाएं पढ़ी है। मेरों के द्वारा किया गया चिंतन, उनने किस प्रकार की चीजों का सामना किया है, उनको हम केवल शब्दों के माध्यम से नहीं पढ़ सकते जब तक हम उनकी चीजों को समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। हम केवल 15-20 बातें याद करके अपना आपको, मैं कहता हूँ 30 मार्क का नहीं समझ सकते। हमने केवल परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वही बातें पढ़ी है। उसमें भी हमने पूरी बातें नहीं पढ़ी है, वो भी हमने, मैं कह सकता हूँ 70% बातें पढ़ी है। ये भी पूरी नहीं है आपकी, 70% बातें पढ़ी है। 30% बातें आप खुद पढ़े, कोई गाइड पढ़ ले, कोई किताब पढ़ लें, और उनमें अगर आपको लगता है कि अच्छी बातें हैं तो आप इन बातों में उनको ज्वाइंट कीजिए, उनमें ऐड कीजिए, फिर आप उनके ऊपर नोट्स बनाइए, फिर आप नोट्स को पढ़ेंगे तो एक भी सवाल आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। सामान्य जो प्रश्न आएगा वो तो इनसे बाहर भी नहीं जाएगा, पर आउट ऑफ द बॉक्स कहीं जाकर कोई सवाल आ जाए तो 30% वाला जो एरिया है वो आप खुद कवर करेंगे, और फिर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल मेर जन आंदोलन के बादशाह फिर आपके नहीं जाने वाला। अब जो हमारी अगली कक्षा होगी उस कक्षा में हम मेना जनजाति द्वारा किया गया ब्रिटिश प्रतिरोध या आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सबसे अंत में भील जन समूह द्वारा किए गए आंदोलन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।